थर्मोडायनेमिक्स का बेसिक स्टार्ट किया था हमने। एक बार और रिकॉल कर लेते हैं हम। हाँ जी, कौन बताएगा थर्मोडायनेमिक्स क्या होती है? मैं बताऊं, कन्वर्जन ऑफ हीट एनर्जी इनटू अदर फॉर्म। आवाज नहीं आ रही आपकी। कन्वर्जन ऑफ हीट एनर्जी इनटू अदर फॉर्म। आवाज किसकी आ रही है? हाँ जी, कौन बताएगा थर्मोडायनेमिक्स क्या होती है? हीट एनर्जी को एनर्जी के अनदर फॉर्म में चेंज करते हैं, जिसको हम कहते हैं। थर्मोडायनेमिक्स के अंदर हम क्या पढ़ते हैं? हीट के बारे में पढ़ा हमने, और उसकी इंटरकन्वर्जन के बारे में। एनर्जी की दूसरी फॉर्म में हम क्या कर सकते हैं? उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, कि थर्मोडायनेमिक्स में किसकी स्टडी करेंगे हम? हीट क्या होती है और उसका दूसरी फॉर्म में कन्वर्जन। ये क्या हो जाएगा? थर्मोडायनेमिक्स। फिर उसके बाद हमने थर्मोडायनेमिक सिस्टम की बात की थी। थर्मोडायनेमिक सिस्टम में हमने क्या बताया था? 3 तरीके के सिस्टम बताए थे आपको। ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड। ठीक है, आपको पता चल गया इनके बारे में। नेक्स्ट हमने क्या स्टडी किया था? थर्मल इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनेमिक सिस्टम, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के बारे में स्टडी किया था। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस क्या होती है? थर्मोडायनेमिक सिस्टम की स्टेट में जो भी चेंजेस होते हैं उनको हम थर्मोडायनेमिक प्रोसेस से डिफाइन करते हैं। इसके भी टाइप बताए थे मैंने। क्या क्या होते हैं टाइप? आइसोबैरिक और आइसोकोरिक। आइसोकोरिक, आइसोबारिक मैम, जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, वॉल्यूम प्रेशर चेंज रहता है। उसके बाद मैंने आइसोकोरिक प्रोसेस बताया था, जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट रहे। और उसके बाद आइसोबैरिक प्रोसेस बताया था, जिसमें प्रेशर कांस्टेंट रहता है। ठीक है, एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए क्या कंडीशन होती है? हीट कांस्टेंट रहती है। हीट कांस्टेंट रहती है। तो इक्वेशन क्या आई थी आपके पास? V raised to the power V raised to the power गामा क्या रहेगा आपका? कांस्टेंट रहेगा। गामा क्या होता है आपका? रेशियो ऑफ टू स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम टू द स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, इन दोनों का रेशियो। ठीक है, उसके बाद हमने बात की थी थर्मोडायनेमिक जीरोथ लॉ। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जीरोथ लॉ क्या कहता है हमें? क्या कहता है जीरोथ लॉ? अगर दो सिस्टम सेपरेटली किसी थर्ड सिस्टम के साथ इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, तो वो आपस में क्या होंगे? अपने आपस में भी क्या होंगे? वो थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन में। ठीक है, इसके लिए हमने क्या माना था? सिस्टम ए, बी और सी माने थे। सिस्टम ए का टेम्परेचर T1 मान लिया था, सिस्टम बी का टेम्परेचर T2 मान लिया था, और सिस्टम सी का टेम्परेचर हमने T3 मान लिया था। हमने क्या माना था? कि जो सिस्टम ए और सी है, सिस्टम बी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है। तो वहां से क्या प्रूव हो गया? कि T1 is equals to T2 and T2 is equals to T3। तो इन दोनों इक्वेशन से आपके पास क्या आ गया? T1 is equals to T3। और T1 किसका टेम्परेचर था? सिस्टम ए का टेम्परेचर था, और T3 सिस्टम सी का टेम्परेचर था। तो वहां से क्या प्रूव हो गया? सिस्टम ए और सिस्टम सी भी क्या है? आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। ठीक है, चलो उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ पढ़ा था। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। आज उसी कल हमारा बीच में रह गया था वो। ठीक है, आज उसी को कैरी ऑन करते हैं हम। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है? 1840 में किसने बताया था हमें? जूल ने बताया था। जूल ने क्या कहा? जो हीट है एक तरीके की क्या है? एनर्जी की फॉर्म है। ठीक है, इसका मतलब जो हीट है वो क्या है? इंटरकन्वर्टेबल टू द एनर्जी। मींस हीट को हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? वर्क में कन्वर्ट कर
सकते हैं, हीट को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, एक ये फटाफट कनेक्ट हो जाए करो, बीच में आते रहते हैं ना, ये डिस्टर्ब होते रहते हैं। मिनिमाइज नहीं हो रहा, अभी हो जाए। 1 मिनट बच्चों, मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ आपके साथ। हाँ जी, 1840 में जूल ने क्या बताया था, जो एनर्जी और वर्क है वो आपस में क्या है, इंटरकन्वर्टिबल है। तो इसका मतलब उनके बीच में क्या है, रिलेशनशिप क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। वो रिलेशनशिप उसने क्या बताया, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्क डन। ठीक है, जब हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो क्या आता है, कांस्टेंट आता है। तो उसको हमने क्या नाम दिया, जे। जे क्या है यहाँ पर, जूल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, जिसको हम क्या बोलते हैं, जूल कोफिशिएंट भी बोल देते हैं। ठीक है, जूल जो जे है इसकी वैल्यू 1 कब होगी, अगर हम हीट और वर्क डन को सेम एनर्जी में, सेम टर्म में मेजर करते हैं। अगर हम इनकी यूनिट क्या लेते हैं, सेम लेते हैं, तो जे की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। अगर हम इनको अलग अलग यूनिट में कंसीडर करते हैं तो जो जे है, जूल कोफिशिएंट है, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4.186 जूल पर कैलोरी। इसका मैंने तुम्हें एक सिंपल एग्जांपल भी बताया था कि जैसे तुम विंटर सीजन में हाथों को रब करते हो, तो उस केस में क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होती है। वो हीट कैसे प्रोड्यूस हुई, आपने क्या किया, कुछ अमाउंट ऑफ वर्क डन किया ना हाथों को रब करने में। ठीक है, तो वो वर्क डन किस में कन्वर्ट हुआ, हीट में कन्वर्ट हुआ। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, हीट और वर्क डन में क्या हुआ, एक डेफिनेट रिलेशनशिप हुआ कि जो हीट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, वर्क डन के। तो जब इसी को सॉल्व करते हैं तो आपके पास क्या आता है, W इज इक्वल्स टू जे क्यू। यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, जब W अमाउंट ऑफ वर्क डन किया हमने, तो उस टाइम क्या हुआ, Q अमाउंट ऑफ हीट क्या हुई, प्रोड्यूस हुई। इसको रिवर्स में भी बोल सकते हैं, जब Q अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब होती है तो उस केस में क्या होता है, W अमाउंट ऑफ वर्क डन क्या होता है, जनरेट होता है। ठीक है, रिवर्स में भी बोल सकते हैं। तो दोनों क्या है, वाइस वर्सा, दोनों क्या है, ट्रू है आपके। ठीक है, तो इसका हम बोलते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फिर हमने इसकी डिफरेंशियल फॉर्म पढ़ी थी। डिफरेंशियल फॉर्म क्या कहती है, dq इज इक्वल टू du प्लस dw। ये किसने दिया था, क्लेसियस ने दिया था। ये इक्वेशन क्या बताती है हमें कि जब dq अमाउंट ऑफ हीट कोई सोर्स एब्जॉर्ब करता है तो क्या करता है, उसका कुछ पार्ट किस में यूज कर लेता है, अपने इंटरनल एनर्जी में यूज कर लेता है, और कुछ पार्ट किस में यूज हो जाता है, उसके वर्क डन में यूज हो जाता है। ठीक है, इसके लिए अगर हम एक सिलेंडर कंसीडर करें, एक ऐसा सिलेंड्रिकल फॉर्म में एक सिस्टम कंसीडर करें और उसमें हम मान ले कि क्या लगा हुआ है, पिस्टन लगा हुआ है। ठीक है, तो क्या सिलेंडर के अंदर क्या है, गैस भरी हुई है, गैस के मॉलिक्यूल है। ठीक है, जब हमने क्या किया, उस सिलेंडर को हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं। गर्म करने का मतलब हम उसको क्या देते हैं, हीट देते हैं। ठीक है, हीट देंगे तो जो गैस भरी हुई है उस सिलेंडर के अंदर, उसके जो मॉलिक्यूल है उनको क्या मिलेगी, काइनेटिक एनर्जी मिलेगी। काइनेटिक एनर्जी मिलेगी तो क्या होगा, तो क्या करेंगे, आपस में कोलाइड करेंगे। तो उसकी क्या हुई, सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बढ़ गई। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने का मतलब क्या हुआ, उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ गई। तो उसका कुछ पार्ट किस में यूज हुआ, du क्या आ गई है, इंटरनल एनर्जी, जो क्या है आपकी काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ठीक है, और कुछ पार्ट किस में यूज हुआ, वर्क डन में। वर्क डन क्या हुआ यहाँ पर, अब जो सिलेंडर है उसके अंदर क्या लगा हुआ है, एक पिस्टन लगा हुआ है। जब उसके अंदर गैस एक्सपेंड करेगी, मॉलिक्यूल क्या होंगे, काइनेटिक एनर्जी मिलगी तो वो क्या करेंगे, दूर दूर भागेंगे उसके अंदर, तो गैस क्या होगी, एक्सपेंड होगी। गैस एक्सपेंड होगी तो जो पिस्टन है, जो ऐसे नीचे पिस्टन लगा हुआ है, वो क्या हो जाएगा, ऐसे ऊपर की तरफ हो जाएगा। तो पिस्टन को मूव करवाने में ये क्या हुआ, वर्क डन हुआ। ठीक है, तो ये वर्क डन कैसे हुआ, जब हमने क्या किया, dq अमाउंट ऑफ हीट उस सिलेंडर को दी। तो वो dq अमाउंट ऑफ हीट एक तो उसके जो गैस मॉलिक्यूल है उनको काइनेटिक एनर्जी देने में यूज होगी। ठीक है, और दूसरा किस में यूज होगी, उस पिस्टन के ऊपर वर्क डन करने में यूज होगी, क्योंकि गैस क्या होती है, एक्सपेंड होती है। ठीक है, इसलिए ये इक्वेशन कैसे बनी है आपकी, dq इज इक्वल टू du प्लस
dw, where dq क्या होगी, स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब। जब सिस्टम ने dq अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब की, du क्या है, इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, एंड dw क्या हो गया, एक्सटर्नल वर्क डन बाय द सिस्टम। वो किसने किया, पिस्टन ने किया आपका। पहले पिस्टन क्या था, कंप्रेस था, गैस एक्सपेंड हुई तो पिस्टन क्या हो गया, एक्सपेंड हो गया, बाहर निकल गया उससे, ठीक है। तो ये क्या हुई, आपकी डिफरेंशियल फॉर्म हुई। यहाँ पर डिफरेंशियल फॉर्म में देखो, हमने ऊपर इक्वेशन क्या मानी थी कि W इज इक्वल टू Q। यहाँ पर जो J फैक्टर है वो हमने क्या मान लिया, 1 मान लिया यहाँ पर। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हीट को और जो टोटल एनर्जी है वर्क डन प्लस du, इसको हमने क्या मान लिया, सेम यूनिट में मान लिया। तो J आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, जब गैस एक्सपेंड हुई तो उसमें क्या हुआ, कुछ डिस्प्लेसमेंट से एक्सपेंड हुई, ठीक है। मान लो पहले लेवल इतना था, एक्सपेंड होने के बाद गैस का यहाँ पहुंच गई, कुछ ऊपर चली गई। एक्सपेंशन का मतलब समझते हो, गैस के एक्सपेंड होने का मतलब समझते हो, एक्सपेंशन क्या होता है, एक्सपेंशन का मतलब है बढ़ना। पहले गैस क्या थी, सिलेंडर के अंदर कंप्रेस थी, दबी हुई थी, ठीक है। फिर उसको हीट मिली, dq अमाउंट ऑफ हीट दी हमने उस सिस्टम को। हीट मिलते ही गैस क्या होगी, एक्सपैंड होगी, उसका लेवल क्या हो गया, सिलेंडर के अंदर बढ़ गया, बढ़ गया। ठीक है। मान लो कितने डिस्टेंस से बढ़ गया, dx डिस्टेंस से बढ़ गया, ठीक है। तो उसके ऊपर कुछ फोर्स लगा, तभी तो उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या देगा आपको, वर्क डन देगा, वर्क डन। ठीक है। और फोर्स को अगर हम प्रेशर की टर्म में कंसीडर करें तो प्रेशर की टर्म में फोर्स कैसे लिख सकते हैं हम, फोर्स किसके इक्वल हो जाएगा, प्रेशर इनटू एरिया। फोर्स पर यूनिट एरिया क्या हो जाएगा, प्रेशर, और प्रेशर इनटू एरिया इज फोर्स, ठीक है। तो उसको वर्क डन को हम कैसे लिख सकते हैं, P डॉट A प्रेशर इनटू एरिया मल्टीप्लाई बाय dx, डिस्टेंस हो गया आपका, यस मैम। ठीक है। तो डिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय एरिया क्या बन गया आपका, वॉल्यूम बन गया, वॉल्यूम। क्लियर है। तो यहाँ पर Yes, dw ma'am. को हम क्या लिख सकते हैं, P डॉट dv लिख सकते हैं। यस मैम। ये इक्वेशन आ गई समझ में आपको। यहाँ पर हम Yes, क्या कर ma'am. रहे हैं, जो वर्क डन हुआ उसको डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। पहले हम उसको किसकी टर्म में डिफाइन कर रहे हैं, प्रेशर की टर्म में डिफाइन कर रहे हैं। तो क्या बन जाएगा, dw इज इक्वल टू P डॉट dv हो गया। इक्वेशन आ गई समझ में कैसे आई है, क्योंकि सिस्टम क्या हुआ, एक्सपेंड हुआ, कितनी डिस्टेंस से एक्सपेंड, वो हमने मान ली dx डिस्टेंस, ठीक है। और कितना फोर्स लगा उसके ऊपर वो एक्सपेंड होने में, तो फोर्स वर्क डन कितना हो जाएगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट f डॉट dx। और f को क्या लिख सकते हैं, प्रेशर इनटू एरिया, एंड एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट दैट इज वॉल्यूम, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया, dw क्या आ गया आपका, प्रेशर इनटू वॉल्यूम, वेयर dv इज द इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ द गैस, ठीक है। अगर हम इलास्टिक डिफॉर्मेशन की टर्म में लिखे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, dw को क्या लिखते हैं, प्रेशर को हम किस टर्म में लिख सकते हैं, स्ट्रेस इनटू dv, ठीक है। dv क्या हो जाएगा, चेंज इन वॉल्यूम। इसी तरीके से हम वर्क डन को किस टर्म में, इलेक्ट्रिक फोर्स की टर्म में लिखना चाहें, कैसे लिखेंगे इलेक्ट्रिक फोर्स की टर्म में, इलेक्ट्रिक फोर्स की टर्म में क्या फॉर्मूला होता है, V is equal to W by Q. अगर कोई चार्ज आपका v पोटेंशियल से क्या हो रहा है, एक्सेलरेट हो रहा है, तो उस केस में जो एनर्जी होती है क्या होती है, q इंटू वी, qv होता है ना एनर्जी, E इक्वल्स टू qv। अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव कर रहा है, कोई भी चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करता है v पोटेंशियल से, तो एनर्जी किसके इक्वल हो जाती है, q इंटू वी, चार्ज मल्टीप्लाई बाय द पोटेंशियल, कितने पोटेंशियल से वो एक्सेलरेट हुआ, +2 में पढ़ा होगा आपने, Yes, ma'am. ठीक है। तो एनर्जी क्या हो जाएगी, Q इंटू वी। अब एनर्जी क्या होती है, वर्क डन नहीं होती है एक तरीके से, तो उस इक्वेशन को हमने कैसे लिख दिया, dw इज इक्वल टू v इंटू dq। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, जो वर्क डन है आपका dw इक्वेशन 13.3 में, उसको हम डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। और ये वर्क डन किससे हुआ आपका, dq अमाउंट ऑफ हीट से हुआ था,
तो इसका मतलब क्या हुई, जो हीट है उसको हम क्या कर रहे हैं, एनर्जी की डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, एक बार उसको प्रेशर की टर्म में डिफाइन कर रहे हैं, एक बार उसको स्ट्रेस की टर्म में डिफाइन कर रहे हैं, एक बार उसको इलेक्ट्रिक फोर्स की टर्म में डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, यस मैम। अभी और बच्चे एडमिट हो रहे हैं। तो यहाँ तक तो हमने क्या स्टडी कर लिया कि हीट को हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम इसको एक पूरी साइकिल के लिए लिखते हैं, कंप्लीट साइकिल के लिए, तो क्या होगा आपके पास, साइक्लिक प्रोसेस में क्या होता है स्टूडेंट, साइकिल का मतलब समझते हो, जिस किसी एक इनिशियल पॉइंट से चले हम और वापस घूम के उसी इनिशियल पॉइंट पे हम आ जाते हैं, तो ये एक साइकिल कंप्लीट होती है। जैसे सर्कल है, सर्कल का किसी एक पॉइंट से आप चलो, वापस घूम के उसी पॉइंट पे आप आ जाते हो, तभी सर्कल कंप्लीट बनेगा। तो ये क्या होगी, एक साइकिल कंप्लीट होगी। तो साइक्लिक प्रोसेस में क्या होता है स्टूडेंट्स, जो du है आपका, इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी है, वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो क्या बन जाएगी आपकी, क्लोज इंटीग्रल ऑफ dq इज इक्वल्स टू क्लोज इंटीग्रल ऑफ dw। ठीक है, ये क्लोज इंटीग्रल क्या शो करता है आपको, साइक्लिक प्रोसेस के लिए बताता है कि साइक्लिक प्रोसेस को हम कैसे शो कर सकते हैं। तो यहाँ से किसके इक्वल आ गया, q इज इक्वल्स टू w। तो साइक्लिक प्रोसेस के लिए भी ये क्या है, ट्रू है कि जो हीट है वो किस में कन्वर्ट होएगी, वर्क डन में कन्वर्ट होएगी। ठीक है, अब आता है लिमिटेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। देखो जो स्टूडेंट्स, जो फर्स्ट लॉ है हमें क्या बताता है कि जो हीट है वो, इसकी दो लिमिटेशन थी। फर्स्ट लिमिटेशन क्या थी कि ये डायरेक्शन नहीं देता कि हीट कहाँ से कहाँ फ्लो करेगी। वैसे तो हमें पता है हीट कहाँ से फ्लो करती है, हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी फ्लो करती है। ठीक है, आप जैसे चाय के मग को कहीं पे भी रखते हो तो क्या हो जाता है, जो चाय का मग है वो कुछ टाइम के बाद चाय क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है। ठंडी क्यों होती है, क्योंकि वो क्या ले लेती है, सराउंडिंग से हीट ले लेती है और अपनी हीट सराउंडिंग को दे देती है। यानी कि हॉट बॉडी से हीट कहाँ ट्रांसफर हो जाती है, कोल्ड बॉडी की तरफ। उसके कंपैरिजन में सराउंडिंग क्या होगी, कोल्ड बॉडी होगी। ठीक है, तो वहां से हीट निकल के कहाँ चली जाती है, सराउंडिंग में चली जाती है, ये हमें पता है। इसका मतलब जो हीट है, हीट की डायरेक्शन, फ्लो ऑफ हीट कहाँ से होना चाहिए, हायर बॉडी, हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी होना चाहिए। ठीक है, लेकिन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है कि जो हीट का ट्रांसफर है वो हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी भी हो सकता है और कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी भी हो सकता है। तो ये हमें कोई प्रॉपर डायरेक्शन नहीं देता हीट फ्लो की। ठीक है, तो एक तो ये लिमिटेशन थी इसकी। सेकंड लिमिटेशन क्या थी कि ये नहीं, हमें ये नहीं बताता कि कितनी अमाउंट ऑफ हीट हमारी एनर्जी में कन्वर्ट होएगी, कि कितना अमाउंट ऑफ हीट दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होएगा। ये तो बता देता है कि जो हीट है वर्क डन में कन्वर्ट होएगी, इतना तो बता दिया इसने। लेकिन ये नहीं बता पाया कि कितना अमाउंट ऑफ हीट वर्क डन में कन्वर्ट होएगा, अमाउंट नहीं बताया। ठीक है, तो इट डज नॉट टेल अस द क्वांटम ऑफ एनर्जी व्हिच विल चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर फॉर्म। ठीक है, अब एक एग्जांपल से समझते हैं स्टूडेंट। जैसे राइफल होती है, आप राइफल को क्या करते हो, फायर करते हो। राइफल के आगे क्या लगी होती है, गन के आगे एक बुलेट लगा होता है। ठीक है, बुलेट होती है गन के आगे। जब आप गन को फायर करते हो तो बुलेट क्या हो जाती है, बुलेट को काइनेटिक एनर्जी मिलती है, काइनेटिक एनर्जी मिलती है और फिर वो क्या करती है, अपने टारगेट को हिट करती है ऐसा। ठीक है, तो इसका मतलब जो हीट थी, काइनेटिक जो हीट थी वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, उसकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, अगर हम बुलेट को हीट करें, जो बुलेट फायर की अगर हम उसको हीट करें तो वो वापस उस गन के अंदर आ जानी चाहिए, उसको वापस काइनेटिक एनर्जी मिलनी चाहिए और गन के अंदर वापस आ जानी चाहिए। वो बात समझ में आई? यस मैम। फर्स्ट लॉ हमें क्या कहता है कि जो हीट है काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है, हमने मान लिया।
ठीक है। दूसरा ये क्या कहता है, काइनेटिक एनर्जी भी हीट में कन्वर्ट होनी चाहिए। यही तो कहता है कि हीट इज कन्वर्टेड इनटू वर्क डन एंड वर्क डन इज कन्वर्टेड इनटू हीट। फर्स्ट लॉ ये कहता है हमें, दोनों वाइस वर्सा ट्रू है। तो जब हम बुलेट को फायर कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, उसको हीट दे रहे हैं, वो हीट उस बुलेट की काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, तभी वो क्या हो रही है, अपने टारगेट को हिट करती है ऐसा। अब अगर हम उस बुलेट को वापस हीट दे, बुलेट है वापस उसको हीट करे, तो उसको काइनेटिक एनर्जी मिलनी चाहिए और वापस वो गन के अंदर आ जानी चाहिए। क्या ऐसा होता है? वापस बुलेट आती है गन के अंदर अगर हम उसको वापस उतनी हीट दे। तो इसका मतलब जो फर्स्ट लॉ है हमें डायरेक्शन को नहीं बताता कि कहां से कहां हीट फ्लो करेगी। उसको डिफाइन करने के लिए हमारे पास क्या आया था, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आया था। ठीक है, वो क्या बताता है हमें कि जो हीट है वो कहां से फ्लो करती है, हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी फ्लो करती है। ठीक है, अगर कोल्ड से हमें हॉट फ्लो करवाना है, हॉट तक फ्लो करवाना है हीट को, तो उस केस में हमें क्या करना पड़ता है, कुछ वर्क डन करना पड़ता है। ठीक है, तो ये जो लिमिटेशन थी फर्स्ट लॉ की, इसको किसने रिमूव किया था, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ने। ठीक है, बात आ गई समझ में? यस मैम। उसके बाद आता है रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होते हैं? यस मैम। जो रिवर्स हो जाए मैम, क्या हो गया? जितनी फॉरवर्ड डायरेक्शन में उतनी बैकवर्ड डायरेक्शन में जो रिवर्स ना हो मैम। रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होते हैं, जो वापस अपनी पोजीशन को गेन कर लेती है। जैसे हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट है हमारे पास क्या रिएक्टेंट है, दो रिएक्टेंट है। ठीक है, वो दोनों रिएक्शन करके क्या बनाएंगे, प्रोडक्ट बनाएंगे। तो ड्यूरिंग प्रोडक्शन वो उनको क्या करना होता है, कुछ इंटरमीडिएट स्टेज से क्या होना होता है, पास होना पड़ता है। जैसे उनको बीच में हीटिंग देनी होती है प्रोडक्ट बनाने से पहले, कुछ और वर्क डन करना होता है, तो बीच की इंटरमीडिएट स्टेज से उनको पास होना होता है। ठीक है, अगर वापस प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बन जाए आपका, तो वो कौन सी प्रोसेस हो जाती है, रिवर्सिबल हो जाती है, रिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, कि वापस हम क्या कर सकते हैं, उसको रिट्रेस बैक कर सकते हैं। तो उन प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस। और जो इरिवर्सिबल प्रोसेस है वो क्या होती है कि उनको हम वापस रिट्रेस नहीं कर सकते। जैसे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना दिया, वापस प्रोडक्ट से वो रिएक्टेंट बनाना हमारे लिए क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। तो वो ऐसी प्रोसेस कौन सी होती है, इरिवर्सिबल प्रोसेस। जैसे रिवर्सिबल प्रोसेस का एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे स्प्रिंग है, स्प्रिंग को आप क्या करते हो, कंप्रेस करते हो। तो स्प्रिंग क्या होता है, कंप्रेस होने के बाद फिर हम ऐसे छोड़ते हैं तो वापस अपनी इनिशियल पोजीशन पे आ जाता है। यस मैम। वापस फिर कंप्रेस करने के बाद वापस एक्सपेंड होता है ना एकदम से स्प्रिंग। ये कौन सी प्रोसेस होगी, रिवर्सिबल प्रोसेस। और जैसे झरने से पानी गिरता है, क्या वापस पानी झरने में चला जाता है, किसी हाइट से पानी गिरता है आपका, क्या वापस उसमें चला जाता है, तो ये कौन सी होगी, इरिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, तो ये था आपका रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। ये कुछ एग्जांपल है इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल प्रोसेस के। इरिवर्सिबल प्रोसेस कैसे होगी, जैसे प्रोडक्शन ऑफ हीट बाय फ्रिक्शन। फ्रिक्शन में जो हीट प्रोड्यूस होती है, क्या वो वापस हमें मिल जाती है, नहीं मिल सकती, वो तो क्या हो जाएगी, हमारी खराब हो जाती है हीट पे। दूसरा क्या है, प्रोडक्शन ऑफ हीट बाय पासेज ऑफ करंट थ्रू ए रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या वापस हमें उतना हीट दे देता है जितना उसने एब्जॉर्ब किया है, हीट प्रोड्यूस किया है, क्या वो वापस एनर्जी में कन्वर्ट होता है, नहीं होता, कि वो रेजिस्टेंस में लॉस हो जाता है। ठीक है, उसके बाद जूल थॉमसन इफेक्ट आप आगे पढ़ोगे, आपके सिलेबस में है जूल थॉमसन इफेक्ट। अभी टाइम आउट होने वाला है बच्चों। ओके। नेक्स्ट हम उसके बाद पढ़ेंगे, उसका पीडीएफ भी नहीं बना पाई मैं तुम्हारा। चलो आज आप इतना ही करो, ठीक है, कल बनाते हैं, कल आगे स्टडी करते हैं। ठीक है, अभी तो कुछ बेसिक ही चलेगा आपका थर्मोडायनेमिक्स में। आपने +2 में भी पढ़ा होगा, आगे हीट इंजन आएगा, कार्नोट थ्योरम आएगी, वो सब है आपके सिलेबस में इस बार। ठीक है, ठीक है, आज आप इतना ही स्टडी करो, आपके पास टाइम भी कम था। आपकी 10:30 बजे रचना मैम की क्लास होगी डेली।
यस मैम। यस मैम। आप फिर 10 बजे ही लगा लिया करो, ठीक है? आज थोड़ा सा लेट हो गए थे, कल से 10 बजे कर ले। ओके। ओके, थैंक यू।